आज का अपना टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं, पता चलेगा आपको कि कैसे वो यानी प्लेन मिरर कैसे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, कितने पीछे से बनाता है। आप अंदाज कीजिए, देखिए इसको, कीजिए समझने का प्रयास करिए। सपोज कर लीजिए प्लेन मिरर है और यहां कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से रे ऑफ लाइट चला, जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली यानी नॉर्मली फॉल करता है मिरर पर, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार वो अपने ओन पाथ पर रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 0 डिग्री, 90 डिग्री तो एंगल यहां है, लेकिन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। ये हुआ इंसिडेंट रे और नॉर्मल में वही है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है 0, जबकि इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में 90 का एंगल है। इसलिए इस रे ऑफ लाइट को हम नॉर्मल समझ सकते हैं, ये नॉर्मली इंसिडेंट होता है इसको। ओके, अब ये देखिए यहां से दूसरा रे ऑफ लाइट यानी ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से एक दूसरा रे ऑफ लाइट को देखें, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी होगा। इस रे ऑफ लाइट को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर ये नॉर्मल हो गया 90 के साथ, तो ये जो एंगल हुआ एंगल आई हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इतने ही बड़ा एंगल बनाते हुए ओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यानी एंगल आई इक्वल एंगल आर। अब ये गौर से देखिए, ए जो रिफ्लेक्टेड रे है ए जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्या दोनों मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऐसे जाने वाला तो मिल सकता है, लेकिन जब ऐसे कोई जाता हो ऐसे, तो आपस में मिल नहीं सकता। एक जा रहा है, दूसरा ऐसे रिटर्न होकर देखिए, और दूसरा रिफ्लेक्टेड ऐसे आ रहा है, ये दोनों मिलने वाला है नहीं। यदि ऐसे जा रहा है और ऐसे नीचे जा रहा है, मिलने वाला नहीं। तो आप इसको बैक कीजिए, पीछे बढ़ाइए डॉटेड लाइन के साथ। और यहां इस रे ऑफ लाइट को भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, यहां से रिफ्लेक्टेड रे है, इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे कहिए, इसके पीछे हुए। यहां पर यदि पॉइंट ए है, इस पॉइंट को आप ए डैश, यही जो पॉइंट ए डैश है वह उस पॉइंट ए का इमेज है, लेकिन ये रियल इंटरसेक्शन से तो मिल नहीं रहा है। यहां देखते हैं कि डॉटेड लाइन हमने बढ़ाया है, डॉटेड ए भी डॉटेड लाइन, इसलिए ए डैश जो है वो पॉइंट ए का वर्चुअल इमेज है। क्या है? ए डैश ए का वर्चुअल इमेज। तो आप ऐसा भी तो सपोज कर सकते हैं, यहां यदि कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम यदि ए भी आप रखते हैं, ठीक है, उस ए बी ऑब्जेक्ट पर तो पॉइंट बी भी होगा, तो बी का इमेज क्या बनेगा बताइए? ए पॉइंट का इमेज ए डैश बनता, और यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस के साथ सेम होगा। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है। यहां पर कोई पॉइंट मान लीजिए कि पी है,
तो AP इक्वल PA डैश होगा, AP इक्वल PA डैश होगा ज्योमेट्रिकली। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि यहां देखिए, तो यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, ये इमेज डिस्टेंस हुआ, और इस ऑब्जेक्ट AB पर जो पॉइंट B है उस B का B इमेज इसी तरह से इस पॉइंट पर बनेगा, ये B डैश होगा, B का इमेज वर्चुअल इमेज ही B डैश बनेगा। इस तरह से आप सपोज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में बहुत सा पॉइंट होगा, ये ऐसे ऐसे बहुत सा पॉइंट होगा, तो इस तरह से यहाँ जो कोई पॉइंट है उसका इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ जो कोई पॉइंट है इसका इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ जो कोई पॉइंट है उसका इमेज यहाँ बनेगा। इस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट का इमेज इस तरह से बनेगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इमेज हुआ AB ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज A डैश B डैश बना। समझ में बात आई? तो आप एक चीज और देखिए कि ये जो इमेज बना है, बनाया इसने प्लेन मिरर ने बनाया, प्लेन मिरर ने ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया। कैसा इमेज बनाया है? वर्चुअल इमेज बनाया है। तो आइए इस इमेज का प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, नेचर ऑफ इमेज, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज देखिए, properties of image found by a plane mirror। देखिए एक इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट्स इस तरह से है, यानी इसका इमेज इस तरह से बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज कहीं इस तरह से बनता हो तो इन्वर्टेड होता है, और ऑब्जेक्ट भी इस तरह से है और इमेज भी ऐसा दिखता हो आपको, यह इमेज इरेक्ट इमेज होता है, सीधा। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा? वर्चुअल होगा, रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है। तो जो रियल इंटरसेक्शन से नहीं भी बना तो वह इमेज वर्चुअल है, इसलिए मैंने लिखा इट इज वर्चुअल। और कैसा है? इरेक्ट है, सीधा है। दूसरा पॉइंट देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, तो यह AP और A डैश B दोनों इक्वल हुआ। तो आप कहेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल इमेज डिस्टेंस। तीसरी बात कि ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ इमेज के हाइट के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप जब प्रूफ करेंगे ये दो ट्रायंगल यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू लेते हैं तो ज्योमेट्री से इससे आगे आप प्रूफ करेंगे तब पता चलेगा कि ट्रायंगल ABQ ट्रायंगल A डैश B डैश Q के साथ कॉम्बिनेट होगा, और कॉम्बिनेट होगा तो AB इक्वल A डैश B डैश होगा, और यह BQ इक्वल B डैश Q के साथ इक्वल होगा। यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल इमेज हाइट है। और एक बात जानिए, आप प्लेन मिरर में अपना इमेज देखिए, आप क्या कीजिए कि दाएं हाथ में राइट हैंड में कुछ ले लीजिए और तब प्लेन मिरर के सामने खड़े रखिए और देखिए, आपको लगेगा क्या कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट कोई रखा वो ऑब्जेक्ट आपके बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में लगेगा, और लेफ्ट हैंड में कुछ रख लीजिए तो आपको राइट में दिखेगा। यानी राइट एपियरिंग लेफ्ट हो और लेफ्ट एपियरिंग राइट हो तो इस फिनोमिनन का नाम होता है लेटरल इन्वर्सन। ये जो इमेज बनता है
ये जो यहाँ इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज है, इसलिए आपको याद रखना है प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, यानी इमेज इज ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे इस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी और है, अभी तो मैंने लिखा है इसके इमेज की प्रॉपर्टी, और प्लेन मिरर के लिए कि आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर इक्वल इनफाइनाइट इन्फिनिटी डिस्टेंस पर प्लेन मिरर का फोकस होता है जहां रे ऑफ लाइट को मिला। तो आपने देखा इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, तो यहां पर एक वर्ड आया लेटरली इन्वर्टेड, वो लेटरल इन्वर्सन से बनता है, यानी लेफ्ट अपियरिंग, वो भी समझ लीजिए आप लेटरल इन्वर्सन क्या है। लेटरल इन्वर्सन वर्ड से आया है लेफ्ट appearing right and right appearing left is called lateral inversion. Lateral inversion. ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। अब देखिए मिरर भी क्या है कि उस पर एक होल होता। अब जैसे देखिए मैंने उस दिन बताया था बाहर से पॉलिश कर दिए तो ये होगा कनकेव मिरर, और इसका यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा यहां, ये होगा पोल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल पी से मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। अब स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर है, और ऐसे यदि आप लगा देते हैं इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का उठा हुआ बल्ब हो, तो ये हुआ कन्वेक्स मिरर। इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट है यहां भी है, इसके पास भी पोल है, यहां भी पोल। अब ये देखिए, अब इस पर नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये बनाया कैसे गया है। बताया था मैंने कि एक स्फेरिकल हॉलो ग्लास बॉल, जैसे फुटबॉल आपने देखा तो ग्लास का है, लेकिन फुटबॉल के सेल का कोई बड़ा सा कोई स्फेरिकल ग्लास का बॉल हो, और उसको कटिंग ऐसे कटिंग करते हुए अलग अलग करते चले जाए और उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हैं तो ये मिरर बन जाए।
यदि बाहर से पॉलिश कर दें तो इस तरह से जो बनेगा कॉनकेव मिरर होगा, और भीतर से पॉलिश कर दें ये कन्वेक्स मिरर होगा। तो जिस तरह में जब कटिंग करके हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल से कटिंग करके जब मिरर बनाया जाता तो बॉल में क्या रहता है, पॉइंट रहता है भीतर, उसका सेंटर का रहता है। जब तक इसे काट करके मिरर नहीं बनाया गया था तब तक ये क्या था, हॉलो स्फेरिकल बॉल था, और उसका जो सेंटर यहाँ एक सेंटर, जब कटिंग करके और इसको यहाँ ले आए और यहाँ बाहर से पॉलिश करके ऐसा बनाया तो यही पॉइंट यानी हॉलो स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर था मिरर बनने के बाद में वही पॉइंट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब तक हॉलो स्फेरिकल बॉल था तो सेंटर था इस बॉल का, लेकिन जब इसको काट करके मिरर बनाया गया तो यही पॉइंट इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझ सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the center of a hollow spherical glass ball by which a spherical mirror is made of is called center of curvature of that स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर के लिए यही पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। The center of a hollow spherical glass ball, इस hollow spherical glass ball का जो सेंटर रहता है वो क्या कहलाता है, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गई हो आपको। अब इसमें देखिए, इसका जो ये पॉइंट है C और ये पॉइंट P, इसमें जो लाइन पास करे इसमें भी है, इसमें भी देखिए, ये तो लगता है कि इधर से है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड। तो एक वर्ड और आया यहां कि इसे जो लाइन पास करेगा C और P से जो लाइन पास करेगा वो लाइन होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, the line passing through center of curvature of a spherical mirror to its pole is called प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ आ गई होगी। यहां देखिए, ये लाइन से नहीं, ये लाइन यहां से लाइन पास करे, ऐसे C और P का जो डिस्टेंस होगा
ये होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आइए इस पॉइंट को भी समझें। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल, इससे भी अब ये देखिए, जब ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास बॉल था तो उसके सेंटर से इस ग्लास बॉल का जो डिस्टेंस था वो क्या था? आर रेडियस था, इस बॉल का वो रेडियस था। अब जितना बड़ा रेडियस का वो बॉल रहता है, हॉलो स्फेरिकल बॉल रहता है, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक स्फेरिकल मिरर बनता है, इसमें भी और इसमें भी। तो C और P का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन C and P, center of curvature, the distance between center of curvature of a spherical mirror to its pole is called radius of curvature। यहां देखिए, ऐसे जितना मैंने नहीं बताया, जितना डिस्टेंस का रेडियस रहता है हॉलो स्फेरिकल बॉल का, उतने ही रेडियस का कर्वेचर का मिरर बनता है। यदि बॉल बड़ा हो, हॉलो स्फेरिकल बॉल बड़ा हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का बड़ा होगा। और बॉल यदि छोटा हो तो रेडियस कर्वेचर छोटा हो। आज बात समझे? इस तरह से आप इस पॉइंट्स को देखते चलिए पहले। ठीक देखिए, अब एक चीज बताता हूं मैं कि C और P का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, मिड वैल्यू होगा, इसका वैल्यू यदि मान लो 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ भी वही बात, इस P और C का जो मिड पॉइंट होगा वो इसका फोकस कहलाएगा। इसमें फोकस और उसमें फोकस होगा। C और P का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस। इसमें भी और इससे भी फोकस करना है। वैसे मिरर कनकेव मिरर है और इसका नेचर होता है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करना। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और क्यों और कैसे इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब इसे ध्यान रखिए, इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट को फोकस करते हैं और इसके मिड पॉइंट को फोकस करते हैं। ओके।